बिहार में एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग तय होते ही खेला हो गया। अब खेला क्या हुआ है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आपको बताते हैं कि समीकरण कैसे बिगड़ा है। क्योंकि सबसे पहले तो राज्य में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार के साथ कह सकते हैं कि छल हो गया। क्योंकि कभी जहां उनको बीजेपी हमेशा ज्यादा सीट देती थी, इस बार उनको सिर्फ 16 सीटें मिली है, जबकि बीजेपी ने इस बार अपने पास 17 सीटें रखी है। पर यहाँ बात करेंगे चाचा वर्सेस भतीजा की। जी हाँ, पशुपति पारस या सेंटर में है, क्योंकि इनको एक भी सीट नहीं दी गई, जबकि इनकी पार्टी आरएलजेपी के पास 5 सांसद है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं कि हाजीपुर को लेकर, जहां एक तरफ चिराग पासवान लगातार दावा ठोक रहे थे, वो कह रहे थे कि उनके पिता यानी कि रामविलास पासवान की वो सीट थी, लगातार जीतते थे, तो वो इसके उत्तराधिकारी है। लेकिन चाचा पशुपति पारस यहाँ आखिरी चुनाव उन्होंने जीता था, पहली बार सांसद बने थे और उन्होंने कह दिया था कि वो यहीं से लड़ेंगे चुनाव। तो इसीलिए बात बिगड़ी सीट शेयरिंग पर, दोनों में समझौता नहीं हुआ और एनडीए में यानी कि बीजेपी ने यहाँ खेल करते हुए चिराग पासवान को 5 सीट दे दी, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर को। अब इसके बाद पशुपति पारस नाराज हो गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और साफ कह दिया कि मेरे साथ तो धोखेबाजी हुई है, वफादारी का ये सिला दिया गया और उन्होंने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। अब इसके बाद काफी कुछ हो सकता है। जो 5 सीटें हैं उस पर सबसे पहले तो चाचा वर्सेस भतीजा देखा जा सकता है, पेच फंस सकता है इन 5 सीटों पर। वही दूसरी चीज ये है कि आरजेडी में अगर पशुपति पारस चले जाते हैं तो समझ लीजिए कि बिहार में बीजेपी का गणित बिगड़ जाएगा। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए से कौन कहां से लड़ेगा, आखिरकार तय हो ही गया है। कई दिनों से चल रही खींचतान के बाद 18 मार्च को बिहार में एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत बिहार के 40 में से 17 सीटों पर बीजेपी, 16 पर जेडीयू, 5 पर एलजेपी और बची 2 सीटों में से एक पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा चुनाव लड़ेगी। ये पहली बार है जब बिहार में बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें मिली है। 2019 में बीजेपी और जेडीयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस वक्त एलजेपी को 6 सीटें मिली थी, तब एलजेपी में टूट नहीं हुई थी। लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी में टूट पड़ गई। एक गुट चिराग पासवान ने बना लिया तो दूसरा गुट उनके चाचा पशुपति पारस का बना। हैरानी वाली बात है कि सीट शेयरिंग के तहत चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि ये सारा खेल एक सीट पर लड़ने की जिद के कारण बिगड़ गया। दरअसल पशुपति पारस हाजीपुर से सीट मांग रहे थे, जबकि यही सीट चिराग पासवान भी मांग रहे थे। हाजीपुर वही सीट है जहां से चिराग के पिता रामविलास पासवान लगातार 9 बार लोकसभा सांसद रहे थे। 2019 में पशुपति पारस यहां से पहली बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। पशुपति पारस कई मौकों पर कह चुके हैं कि वो किसी भी कीमत पर हाजीपुर सीट से कोई समझौता नहीं करेंगे। बताया जाता है कि एनडीए उन्हें समस्तीपुर सीट देने को तैयार था, लेकिन पशुपति पारस हाजीपुर की जिद पर अड़े रहे और आखिरकार यही जिद उन पर भारी पड़ गई। 2021 में जब एलजेपी में टूट पड़ी तो चिराग अलग थलग पड़ गए। पशुपति पारस को दलित वोटों से उम्मीद थी, लेकिन चिराग ने फिर जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। उनकी यात्रा को अच्छा समर्थन मिला। यात्रा के दौरान चिराग ने खुद को अपने पिता रामविलास पासवान का असली राजनीतिक उत्तराधिकारी बताया, जबकि पार्टी तोड़ने वालों को विश्वास खाती। इतना ही नहीं, चिराग भले ही एनडीए में नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी बीजेपी पर बड़े हमले नहीं किए। वो नीतीश कुमार को भले ही घेरते रहे, लेकिन खुद को हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताया। पिछले साल एनडीए में आकर भी उन्होंने हाजीपुर का दावा बड़ी विनम्रता से ठोका और पार्टी ने सिर्फ हाजीपुर नहीं बल्कि उन्हें 5 सीटें दे दी। बीजेपी जानती है कि बिहार में जातिगत जनगणना के मुताबिक 20% दलित वोटर है, जिसमें से पासवान का 5% का हिस्सा है। रामविलास पासवान दलितों के बड़े नेता थे। उनके बेटे चिराग को जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जिस तरह का समर्थन मिला था, उससे समझा जाता है कि एलजेपी का कोर वोटर उनके साथ आज भी है। 2021 में जब पार्टी टूटी तब बीजेपी ने पशुपति पारस को गले लगा लिया और उनके गुट को मान्यता देते हुए केंद्र में मंत्री भी बनाया था। बीजेपी नेतृत्व ने तब चिराग के दावों को नजरअंदाज कर दिया था। हालांकि चिराग ने बीजेपी के साथ अपने संबंधों को कभी खराब होने नहीं दिया। उन्होंने खुद को साबित किया। जानकार मानते हैं कि पशुपति पारस का घमंड ही उनके लिए मुसीबत बनकर आया। मौजूदा स्थिति की बात करें तो जब पिछले हफ्ते चिराग पासवान ने बीजेपी के साथ अपनी पार्टी की सीट बंटवारे की घोषणा की थी, तो पारस ने विद्रोह की चेतावनी दे दी थी और कहा था कि उनके मौजूदा सांसद अपनी सीटों से ही चुनाव लड़ेंगे।
पारस ने कहा था कि उनकी पार्टी के अन्य सांसद उन सीट से चुनाव लड़ेंगे जहां से वे 2019 के लोकसभा चुनाव में विजयी हुए थे। पशुपति पारस ने यह भी घोषणा की थी कि वो हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर से पारस ही अभी लोकसभा सांसद है। पारस ने तब कहा था कि पार्टी के तीनों सांसद अपनी अपनी सीटों से चुनाव लड़ेंगे। अब बात यही है कि जो 5 सीट चिराग पासवान को दी गई है उसमें पशुपति पारस के उम्मीदवार और चिराग पासवान के उम्मीदवार उतरेंगे और इसमें साफ लड़ाई देखी जाएगी कि किस तरीके से वोट बट रहे। वोट बटेगा और इसका फायदा या नुकसान या तो आरजेडी को इसका फायदा हो सकता है और इसका नुकसान बीजेपी को भी हो सकता है। अब वही एक और चीज है कि पशुपति पारस जो कि हाजीपुर से 2019 में चुनाव लड़े थे, वहां से उनको 2 लाख वोटों के अंतर से जीत मिली थी। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के कैंडिडेट को हराया था 2 लाख के वोटों के अंतर से, तो उनकी भी पकड़ अच्छी है। लगभग उनको कहा जाता है कि करीब 53% के आसपास वोट मिले थे। तो ऐसे में इस बार हाजीपुर में चाचा वर्सेस भतीजा की लड़ाई तो दिलचस्प होने वाली है। देखना होगा कि आरजेडी इसमें कौन सा रोल प्ले करता है। 2019 में एलजेपी ने जो 4 अन्य सीटें जीती थी उन पर भी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों को 50% से ज्यादा वोट मिले थे। नवादा में चंदन सिंह को 52.47%, वैशाली में वीणा देवी को 52.88%, खगड़िया में चौधरी महबूब अली कैसर को 52.74% और समस्तीपुर में रामचंद्र पासवान को 55.15% वोट मिले थे। 2021 में चिराग पासवान के खिलाफ लड़ाई में पारस को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी मौन समर्थन प्राप्त था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि चिराग ने 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर और वोटों को विभाजित करके जेडीयू को काफी नुकसान पहुंचाया था। बिहार विधानसभा में जेडीयू की सीटों की संख्या 71 से घटकर 43 हो गई। इसका नतीजा ये निकला कि पहली बार नीतीश कुमार बीजेपी के जूनियर पार्टनर की स्थिति में आ गए थे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पारस के साथ उनका समीकरण कैसे सामने आता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।